नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आवाज उठाने का हौसला आसान नहीं होता। दुनिया में मजबूर की आह तक कुचल दी जाती है और साहस से पिंजरा तोड़ने वाले भी कभी कभी अपनी नियति नहीं बदल पाते। मम्मी, नियति कहाँ है? नियति? कहाँ चली गई नियति? अरे नियति, नियति पकड़ी गई नियति। मम्मा, बाय टीचर। मम्मी, आज हम लोग ने एप्पल और एंट की स्टोरी सुनी। हाँ जी? ओह, तो बेटी भी पैदा कर ली। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? भूलने का नाटक कर रही है या सच में याददाश्त चली गई है? देखिए, शायद अब मुझे कोई और समझ रही है। चल बेटा। साहब, कुमार साहब, कछु पता लगा हमरी मुन्नी का? नहीं माँ जी, अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमने गाजियाबाद थाने में फोन किया है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खुद आके बताएंगे आपको। 5 साल से यही सुनते सुनते हमरे कान पक गए। हमरी आस भी मरने लगी। भैया, नारियल पानी कैसे दिया? भाभी ये 30 का एक है। 30। अच्छा, वो वाला? वो वाला 40 का एक। ठीक है, वो वाला दे दो। कितना दो भाभी? 4। ठीक है। अरे ओ मैडम, रुको। ऑटो, चलो। सर, अचानक उसने मेरा हाथ काटा और पर्स छीनकर भाग गई। 3 टाके लगे हैं इसमें। दिखने में कैसी थी वो? मेरा मतलब उसका चेहरा। हाँ सर, मैंने उसका फोटो लिया है। 1 मिनट। ये है। मनीष, सर्कुलेट कराओ सर। कहाँ हुआ था ये सब कुछ? वैशाली, सेक्टर 7 के मार्केट के पास। लेकिन उस मार्केट में तो काफी चहल पहल रहती है। किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की उसे? हाँ सर, लेकिन उसके हाथ में चाकू था। कौन हिम्मत करता? आ गई श्रुति बेटा? नहीं नानी, आज मैं मम्मी को पानी पिलाऊंगी क्योंकि मम्मी मुझे रोज आइसक्रीम खिलाती है। अच्छा, थैंक यू। ये बेटा, ये कुछ तस्वीरें मंगवाई है, देख लेना। मुझे पता है तुम थक गई होगी। अब मुस्कान की तरह सारा दिन तो आवारागर्दी करती नहीं हो तुम। लेकिन मुस्कान है कहाँ? भैया, वो बॉटल देना। 135 रुपया। बस 135 रुपए। 3 बोतल और दे रहा। अरे कहाँ गई?
चूना लगाई। हाँ साहब, ये मैडम तो रोज मेरे पास आती है, यहाँ अपनी बेटी को आइसक्रीम दिलवाती है साहब। इसकी बेटी भी है? हाँ साहब, वो उस गली में साहब, वो है ना अपना बच्चों का वो क्रच। हाँ हाँ, शायद वहाँ इसकी बेटी जाती है। अरे जब संभलती नहीं है तो इतनी शराब पीती क्यों है? तू नहीं तो संभाला है इसको, वरना मैं तो कब की तुझ पर बोझ बनती जा रही हूँ ना मैं। सेंटी मत हो, बैठ इधर। ये सोच कि अगर माँ को पता चल गया तो क्या हो जाएगा? हंगामा। भलाई ऐसी हूँ मैं। मुस्कान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? गीदड़ ने लोमड़ी को नोच लिया। श्रुति, मुस्कान आई क्या? माँ, वो फोन आया था उसका, कह रही थी कि 1 आध घंटे में आ जाएगी। नाक में ना दम करके रखा इस लड़की ने। इस बार तो मैं उसे घर के अंदर बंद करके ही रखूंगी। ये तो नियति की मम्मी है सर। नाम क्या है इसका? श्रुति शर्मा। लेकिन बात क्या है सर? सर, यहाँ के केयर टेकर ने श्रुति के बारे में जो बताया उससे तो लगता नहीं कि ये किसी को मारकर उसका पर्स छीन सकती है। और रमोला ने श्रुति की जो फोटोग्राफ खींची है वो वार करने से पहले की है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ सर, भेजता हूँ फोर्स। जय हिंद सर। अरे माँ जी, हमारी मुन्नी की कोई खबर मिली? आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ जी? हमने आपको कहा ना, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खुद आपको बता देंगे। कुछ पता चला क्या? हाँ, उसका एड्रेस मिला है। हम वहां पे। एड्रेस मिला? कहाँ रहती है वो? सर, मुझे लग रहा है कि अपने पर्स से ज्यादा उसका एड्रेस जानने में इंटरेस्टेड है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे रमोला श्रुति को जानती हो, एक काम करते हैं, श्रुति के पास चलते हैं, पता करते हैं श्रुति इस औरत के बारे में क्या कहती है। नहीं नहीं, श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। एक बार के लिए अगर आप ये बात मुस्कान के लिए बोलते तो मैं मान भी सकती थी, पर श्रुति। ये मुस्कान कौन है? जी, मुस्कान मेरी बेटी है और श्रुति मेरी बेटी जैसी है। कब से रह रही है श्रुति आपके यहाँ? जी, 3 साल से। और उसका पति? उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है, शायद डाइवोर्स हो चुका है उनका। श्रुति है कहाँ इस वक्त? सर, मैं दिलदार व्यास, यहाँ का मैनेजर। एक्चुअली हम श्रुति शर्मा के लिए आए थे। पता चला कि आज वो छुट्टी पे है। लेकिन बात क्या है सर? एक्चुअली उसने एक औरत पे चाकू से वार किया और उसका पर्स छीन लिया। श्रुति, वो तो एक चींटी भी नहीं मार सकती। ये किसने बोला आपसे? लगता है आप श्रुति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ सर, वो मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसको क्यों नहीं जानूंगा। वो बहुत अच्छा काम करती है सर, बहुत टैलेंटेड है। लगता है आपको किसी ने झूठ बोला है। सर, यहाँ ऑफिस में कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि श्रुति कुछ भी गलत कर सकती है। श्रुति अगर घर से ऑफिस के लिए निकली तो यहाँ आई क्यों नहीं? अपना फोन क्यों बंद कर रखा है उसने? सर, क्रैच में चल के पता करते हैं। अपनी बेटी को तो लेने आएगी वो वहां पर। लेकिन सर, श्रुति मैडम तो आज नियति को लेकर यहाँ आई नहीं। आपको इन्फॉर्म किया था उन्होंने? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप यहाँ? हाँ सर, श्रुति के साथ साथ मुस्कान का फोन भी बंद आ रहा है, इसीलिए मैं नियति को। श्रुति नियति को यहाँ भी नहीं लेके आई? हे भगवान, ये तीनों अचानक कहाँ गायब हो गए? इस केस में श्रुति का नाम एक झूठी शिकायत के बाद सामने आया, लेकिन इससे पहले कि श्रुति कोई अपनी सफाई पुलिस को देती, वो लापता हो गई। और उसके साथ साथ मुस्कान और 5 वर्षीय नियति भी लापता थे। और वहीं एक दूसरे केस में पिछले 5 सालों से रश्मि अपनी गुमशुदा बेटी मुन्नी की तलाश में थी। और बहुत जल्द इन दोनों केसेस के तार आपस में जुड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले श्रुति के खिलाफ लिखवाई गई झूठी कंप्लेंट का राज सामने आया। तो तेरे कहने के मुताबिक इस औरत ने अपना हाथ खुद काटा था? जी साहब। तो तू तब क्यों नहीं आया हमारे पास? मैं डर गया था साहब। इन दोनों को जानता है तू? नहीं साहब,
सर, इसकी दुकान के पास गटर में जो बैग मिला उसमें कैश नहीं, सिर्फ खून चढ़ा चाकू है। साहब, इसी औरत ने ये बैग वहां फेंका था। तो ऐसा तो नहीं तू श्रुति को जानता हो, उसी ने तुझे बोला हो ये बयान देने के लिए? कसम से बोलता हूँ साहब, जो सच है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जा अभी तू। सर, मुझे लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। रमोला शुरू से ही मुझे चालाक नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति, नियति, मुस्कान, इन तीनों को गायब करने में रमोला का ही हाथ हो और झूठी कंप्लेंट लिखवाना उसकी कोई चाल? सर, मैं भला क्यों किसी को गायब करवाऊंगी? रमोला जी, नारियल पानी वाले ने हमें बताया कि आपने अपने आप को खुद जख्मी करके अपना पर्स और चाकू गटर में फेंक दिया था। वो अब आपके फिंगरप्रिंट्स लें या आप खुद सच बताएंगी? हाँ सर, मैंने झूठी कंप्लेंट लिखवाई थी। क्यों? वो मैं आप लोगों के जरिए श्रुति तक पहुंचना चाहती थी। वो क्यों? श्रुति मेरी बेटी है सर। व्हाट? श्रुति आपकी बेटी है? हाँ सर, 5 साल से उसे तलाश कर रही थी। थोड़े दिन पहले ही वो मुझे मिली। जब मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने मुझसे अनजानों जैसा बर्ताव किया। चल बेटा, माँ हूं तेरी, कलेजे से लगाने के बजाय अजनबियों जैसा व्यवहार कर रही है मेरे साथ। अजनबी तो आपने मुझे कर दिया है। तब माँ का कलेजा कहाँ था? जब अपनी बेटी अपनी माँ की ममता और विश्वास के लिए तरस रही थी। तो ना मुझे 2 थप्पड़ मार ले, पर मुझे पराया मत कर प्लीज श्रुति। अब मैंने अपने रास्ते बदल लिए हैं। मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। बिना हाथ उठाए मेरे मुंह पर तमाचा मारकर चली गई वो। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो श्रुति आपकी ममता को कोस रही थी? वो लड़की थी सर, और हम चाहते थे कि वो अपनी मर्यादा में रहे। ऐसी क्या मर्यादा तोड़ी थी उसने? जब बेटी बिन ब्याहे अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहने की सोचे तो लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है सर। पर उसे हमारी ये जिम्मेदारी अत्याचार लगती थी। उसने कई बार घर से भागने की कोशिश भी की। जब जवान खून अपनों के विरोध पर उतर आए तो ममता और वात्सल्य भी बलि चढ़ जाते हैं। एक दिन जब मैं उसके कमरे में गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी। खून के रिश्ते जब पराये हो जाते हैं तो वजह भी बड़ी ही होती है। रमोला जी, लगता है आप अभी भी सच छुपा रही हैं। एक माँ अपनी बेटी को कैसे किडनैप करा सकती है? मुझे तो लगता है कि मैं उस तक पहुंच ना जाऊं, इसलिए वो फिर से हमसे दूर चली गई है। श्रुति के साथ सिर्फ उसकी बेटी ही नहीं, उसके मकान मालकिन की बेटी मुस्कान भी गायब है। क्या? फिर से उसके साथ एक लड़की गायब है? फिर से मतलब? हाँ सर, वो 5 साल पहले जब श्रुति घर से भागी थी तो हमारी मेट को भी अपने साथ लेकर गई थी। मेट? क्या नाम था उसका? जी, मुन्नी। सर, मुझे लगता है ये औरत जरूर कुछ छुपा रही है। पता करो ये 5 साल पहले श्रुति के भागने की वजह क्या थी और इनकी मेड मुन्नी के लापता होने का राज भी। हेलो, ठीक है। तो श्रुति और मुस्कान का फोन कल सुबह 11 बजे तक लोनी बॉर्डर पर लालबाग में एक्टिव था और उसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। लालबाग? पूछताछ में पता चला था कि वो वहां पर ऑटो में आती जाती थी। मैं लालबाग जाकर ऑटो स्टैंड पर पूछताछ करता हूँ। तब तक तुम उनके कॉल रिकॉर्ड से ये पता लगाओ क्या कोई लालबाग में ऐसा था जहाँ श्रुति और मुस्कान का आना जाना हो। सर, इन तीनों को मैंने मालीवाला से अपने ऑटो में बैठाया था और यहीं पे छोड़ा था। लेकिन यहाँ तो सारा मार्केट प्लेस है, कहाँ गए होंगे वो लोग? मालूम नहीं सर। एक काम करो, ये आसपास की दुकानों में पता करो, हो सकता है कोई लीड मिले। जी सर। हाँ मनीष। सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए लेकिन लालबाग का कोई भी कांटेक्ट नंबर सामने नहीं आया और रमोला की फोन लोकेशन भी तब लालबाग की थी। रमोला ने भी यही कहा था कि मुन्नी के लापता होने में श्रुति का ही हाथ था। हो सकता है रमोला सही हो, श्रुति की छवि वाकई दागदार हो। श्रुति का अतीत रहस्यों से भरा हुआ था और जो बातें अब तक सामने आई थी
उन्होंने श्रुति के चरित्र पर कई सवालिया निशान खड़े किए थे। मुन्नी की गुमशुदगी के पीछे भी श्रुति का हाथ होने का बयान सामने आया और यह भी संदेह खड़ा हुआ कि मुस्कान जिस अपराध का शिकार हुई थी उसमें भी श्रुति की कोई भूमिका है। लेकिन श्रुति की जिंदगी के रहस्यों में कुछ राज 5 वर्षीय नियति से भी जुड़े हुए थे और धीरे धीरे यह केस एक ऐसी नियति की तरफ बढ़ रहा था जिसमें माँ और ममता सबसे ज्यादा आहत होने वाले थे। 5 साल से आंखें तरस गई हमरी मुन्नी को देखने के लिए। और कितनी परीक्षा लोगे, कोई तो खबर भिजवाओ हमारी मुन्नी की। आपको अंदाजा है वो लोग लालबाग क्यों गए? जी नहीं सर। श्रुति के पास्ट के बारे में कितना जानती हैं आप? उसका पति कौन था, उसका नाम? जब श्रुति 3 साल पहले यहाँ पर पेइंग गेस्ट बनकर आई थी तब वो अकेली थी। और उसका पति? सर मैंने उसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहने हुए कभी भी नहीं देखा। करीबन 2 साल पहले वो नियति को लेकर आई थी और उसने मुझे बताया कि नियति उसकी बेटी है। आपको कभी नहीं लगा कि श्रुति आपसे झूठ भी बोल सकती है? जैसा आप सोच रहे हैं ना, श्रुति वैसी नहीं है। वो मुझे अपनी माँ मानती है और मुस्कान को अपनी बहन। सर मुझे लग रहा है कि वो तीनों किसी मुसीबत में है। सर, श्रुति के कमरे से ना तो उसके पति का कोई क्लू मिला है और ना ही नियति का बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन ये कुछ फोटोग्राफ सुन लें। सर ये फोटोग्राफ्स मैंने श्रुति को दिए थे। क्यों? दरअसल मैं मुस्कान के लिए लड़का देख रही थी, इसीलिए मैंने श्रुति को फोटोग्राफ्स दिए थे। नियति के क्रच में पता करो, हो सकता है एडमिशन के समय श्रुति ने नियति का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराया हो। वहां से हमें नियति के फादर का पता चल सकता है। तब तक मैं श्रुति के ऑफिस जाकर पूछताछ करता हूँ, हो सकता है वहां श्रुति के अतीत के बारे में कुछ पता चले। सर, एक तरफ पुलिस श्रुति के अतीत से जुड़े राज जानने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य सबसे मुक्त हो चुकी थी। उसके साथ साथ मुस्कान की भी हत्या कर दी गई और नियति अपनी माँ और मौसी की लाशों के बीच मासूम सिसकियां भर रही थी। लेकिन यह दिल दहला देने वाला मंजर खड़ा किसने किया था? पुलिस इस सवाल के जवाब से अभी कोसों दूर थी। फिलहाल वो इस रहस्य की पड़ताल कर रही थी कि आखिर नियति का पिता था कौन। सर, ज्वाइनिंग के वक्त एजुकेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है और उसमें पेरेंट्स का नाम होता है, पति का नहीं। श्रुति आपके यहाँ 4 साल से काम कर रही थी, उसने कभी भी अपने पति का जिक्र या उसके बारे में कुछ? सर, कभी वो अपने पास्ट के बारे में किसी से बात नहीं करती थी। हो मैं क्या, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय ये मानने को तैयार नहीं होगा कि उसका कोई पति भी हो सकता है। मतलब सर, श्रुति का पति होगा, लेकिन कभी श्रुति ने इस बारे में हमसे बात नहीं की। श्रुति को ऑफिस के अंदर या बाहर कभी किसी से मिलते हुए देखा हो आपने? सर, वो अपने में बहुत रिजर्व रहती थी, काम में बहुत अच्छी थी और हमारे लिए तो वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय थी। और मुस्कान, वो भी तो आपके यहाँ एम्प्लॉय थी। हाँ सर, श्रुति ने ही उसको रिकमेंड किया था। सर, वो 1 नंबर की काम चोर थी। कैसी काम चोरी करती थी? सर, उसको तो पहले कोई काम आता नहीं था। अगर कोई उसको सिखाता था तो उसे बिगड़ जाती थी। वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए दिन भर रही थी। सर, वो बड़ी बदतमीज किस्म की लड़की थी और हद तो तब होगी जब वो शराब पीकर ऑफिस आने लगी। सर, श्रुति ने कई बार उसको बचाने की कोशिश की। उसकी वजह से हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, इसलिए हमने 3 महीने पहले उसको निकाल दिया। ये श्रुति और मुस्कान के रिश्ते कैसे थे आपस में? सर, ये तो हमारी भी समझ के बाहर है कि श्रुति जैसी लड़की मुस्कान का क्यों सपोर्ट कर रही है। सर, मुझे तो लगता है कि मुस्कान ने कोई गड़बड़ की है। कैसी गड़बड़? सर, वो बहुत ही घटिया लड़की थी। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। आप पूरे शहर में किसी से भी पूछ लीजिए, उसने कई लोगों को चूना लगाया है। सर, मैंने क्रैच में पता किया कि श्रुति ने वहां नियति का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एफिडेविट दिया था, जिसमें लिखा था कि नियति का बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है। लेकिन एफिडेविट भी फेक है और उसके एडमिशन फॉर्म में भी उसके पिता का नाम नहीं लिखा गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति किसी को भी बताना ना चाहती हो कि नियति का बाप है कौन? अब ये श्रुति की कोई साजिश है या फिर उसकी कोई मजबूरी? सर, हो सकता है कि श्रुति का 5 साल पहले किसी लड़के के साथ अफेयर हो और उसके पेरेंट्स की नाराजगी की वजह यही हो कि वो बिन ब्याह मां बन गई, फिर वो घर से भागी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। कहीं नियति श्रुति की ये नियति तो नहीं कि ना तो श्रुति को उसके घर वाले समझ पाए और गैर भी उसको छलते रहे, या फिर नियति कोई पाप है या श्रुति के द्वारा बख्शा हुआ कोई ममता का पुण्य? सर, वजह कई हो सकती हैं, लेकिन यह साफ है कि श्रुति के साथ पहले मुन्नी और अब मुस्कान गायब है। ये मुस्कान से जुड़े खुलासे मुस्कान पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमें श्रुति के अतीत के साथ साथ मुस्कान के चरित्र को भी समझना होगा। सर, मैं मानती हूँ कि मुस्कान आदर्श बेटी नहीं थी, झूठी थी, आवारा थी,
मगर वो चरित्रहीन बिल्कुल भी नहीं थी सर। मुस्कान का कोई दोस्त, दुश्मन या कोई ऐसा शख्स जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो और चपेट में श्रुति नियति भी आ गई हो? उसे नापसंद करने वालों की कोई कमी नहीं थी, मगर ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा अपराध कर सके। सर, मुस्कान के कमरे से दवाइयां और बिल मिले हैं। उन तीनों के लापता होने से एक दिन पहले श्रुति, नियति, मुस्कान में से किसी को चोट लगी थी? जी नहीं सर। तो फिर ये पेन किलर्स आपके यहाँ कैसे? मधु जी, आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? नहीं सर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। बोलिए। सर 5 साल पहले श्रुति के माता पिता ने श्रुति की नहीं बल्कि उनकी मेघ मुन्नी की मिसिंग की कंप्लेन लिखाई थी। मुन्नी बिहार की रहने वाली थी और श्रुति के माता पिता के साथ में मुन्नी की माँ भी आई थी उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखाने। साहब, मुन्नी हमारी एक ही औलाद है, उसे ढूंढ दीजिए। काफी तहकीकात के बाद भी मुन्नी का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन हमें श्रुति की माँ ने बताया था कि मुन्नी के लापता होने में श्रुति का हाथ था। ऐसा जिक्र तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इसीलिए ये जानने की कोशिश नहीं हुई कि तब श्रुति कहाँ थी। इस श्रुति को बचाने की कोशिश है या फिर इस वजह के पीछे कोई और राज छिपा है? मनीष, एक काम करो, बिहार जाकर मुन्नी की माँ से मिलो, पता करो कि मुन्नी की माँ श्रुति और श्रुति के पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती है। सर, कुमार साहब, हमारे मुन्नी की कोई खबर लाएगा? माँ जी, ये गाजियाबाद पुलिस थाने से आए हैं। मुन्नी जिन लोगों के यहाँ काम करती थी उसके बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं साहब, मेरी मुन्नी को तो अपनी बेटी की तरह मानते थे। अच्छा, उनकी अपनी भी एक बेटी थी श्रुति, उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? मुन्नी अक्सर उसकी बातें करती थी, लेकिन साहब वो भी लापता हो गई थी। वो कब लापता हुई? 5 साल पहले मुन्नी जब लापता हुई तो वो लोग ने हमको फोन करके गाजियाबाद बुलाया और उसको ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। आज तक मुन्नी के नाम की तनख्वाह हमें देते रहते। मुन्नी के नाम की तनख्वाह? हाँ साहब, हर महीने 2000 रुपए का मनी ऑर्डर आता है। हाँ, हम पैसे भिजवाते हैं उन्हें। बूढ़ी है वो, उनके पास कमाने वाला भी कोई नहीं है। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 साल पहले आपने मुन्नी की ही क्यों, अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हम उसे बेटी मानते ही नहीं, और वो खो नहीं गई थी, घर से भाग गई थी। लेकिन अकेले नहीं, मुन्नी के साथ, यही बोला था ना आपने? जी नहीं, मैंने ये बोला था कि जब वो भागी थी तो मुन्नी भी लापता हुई थी। बातें बहुत बदलती हैं आप। खैर, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर बुलाएंगे। जी। सर, क्या लगता है मुन्नी इनके षड्यंत्र का शिकार हुई या श्रुति के? इसका जवाब तो श्रुति से ही मिलेगा कि वो अब भी कोई षड्यंत्र रच रही है या किसी षड्यंत्र का शिकार हो रही। सर, मैंने श्रुति और मुस्कान के मैनेजर दिलदार के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हमसे छुपा रहा है। श्रुति मेरी एम्प्लॉय थी और मेरी रोजाना उससे फोन पर बात भी होती थी, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है कि मैंने उसका किडनैप किया हो। गायब तो मुस्कान भी है, उससे भी तुम्हारी रोज फोन पे बातें होती थी। सर, वो मुझे फोन किया करती थी। लेकिन 6 अक्टूबर को जब श्रुति और मुस्कान का फोन लालबाग में बंद हुआ तो तुम्हारे फोन की लोकेशन भी लालबाग की थी। चक्कर क्या है? क्या जरूरत थी उस लड़की से मिलने की? मुसीबत के सिवा उसने कुछ दिया है? उसके वजह से 5 साल से रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं हम। और 5 साल से एक माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए भी तो तरस रही है। उसका क्या, वो जैसी भी है तो हमारी बेटी ही ना। खबरदार जो उसे बेटी कहा तो दोबारा मेरी मर्जी के खिलाफ गई तो उसकी तरह तुझसे भी नाता तोड़ लूंगा मैं। और सिर्फ 6 अक्टूबर को ही नहीं, तुम्हारे फोन की लोकेशन ऑफिस आवर्स के अलावा श्रुति के फोन के लोकेशन से मैच होती है। क्या चक्कर था तुम्हारा श्रुति के साथ? सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर कैसा है मैनेजर साहब, तुम ही बता दो। मैं श्रुति से प्यार करता था, लेकिन कभी उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और श्रुति ने भी कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सर, मैं सिर्फ उसका पीछा करता था, उसको देखे बिना रहा नहीं जाता था। मैं किसी न किसी तरह उससे मिलने के बहाने ढूंढा करता था। अच्छा? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने 6 अक्टूबर को भी उसको लिफ्ट देने के बहाने उसके घर के पास गया, लेकिन वहां नियति और मुस्कान भी थी। उन तीनों ने ऑटो पकड़ा और फिर मैं उस ऑटो का पीछा करने लगा। लालबाग जाके उन्होंने ऑटो छोड़ दिया और
मुझे कार पार्किंग की कोई जगह नहीं मिली और श्रुति क्रॉसिंग से मुड़ गई थी। मैंने वहीं खड़े होकर तकरीबन 1 घंटे तक उसका इंतज़ार किया कि वो वापस आए, लेकिन वो वापस नहीं आई। तो फिर मैं वहाँ से चला गया था। चलो माना कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन श्रुति और मुस्कान लालबाग गए क्यों? मुझे क्या पता सर। किसी से उनको मिलते देखा वहां? नहीं सर। तुम पिछले 1 साल से श्रुति का पीछा कर रहे हो। क्या कभी इस दौरान किसी ऐसे आदमी को श्रुति से मिलते देखा हो जो श्रुति को नुकसान पहुंचा सकता हो? हाँ सर, करीब 1 हफ्ते पहले श्रुति एक आदमी से मिली थी। वो आदमी श्रुति को डांट रहा था और उसने उसको थप्पड़ भी मारा था। मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, लेकिन हाँ, कोई बात जरूर थी सर। कौन था वो? मेरा मतलब दिखने में कैसा था वो? आप श्रुति से मिले थे ये मान लिया, लेकिन अब आप भी ये भी मान लो कि श्रुति को आपने ही। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं सर। मैं तो सिर्फ इसलिए मिला था कि मुझे रमोला ने कहा था कि वो अभी इसी शहर में है, और मैंने श्रुति से कह दिया कि वो अब हमारे घर में घुसने की सोचे भी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमोला श्रुति को घर लाना चाहती थी और आपने इसी खुंदक में? सर मैंने कुछ नहीं किया, और आप भी उसे अच्छा समझने की भूल ना करें। लेकिन उसके बुरा होने का कोई सबूत तो दो। उसका किसी से रिश्ता था, वो घर छोड़ के क्यों भागी? नियति किसकी बेटी है? कुछ तो बोलो। सर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे मुंह पे कालिक पोतकर भाग गए, और 24 घंटे बाद हमने सिर्फ मुन्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। 24 घंटे तक उन्होंने मुझे भी कमरे में बंद रखा। वो इतना गुस्से में थे कि घर में तोड़फोड़ करते रहे। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर 24 घंटे तक रमोला को कमरे में बंद करना और घर में तोड़फोड़ करना कुछ अजीब सा नहीं लगता सर? 5 साल पहले जिस दिन मुन्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई, उस दिन के आसपास के श्रुति के फादर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। सर ये सब क्या हो रहा है? आप लोग ऐसे कैसे? सर्च वारंट है हमारे पास। आपने कहा था 5 साल पहले जब श्रुति और मुन्नी गायब हुई थी, तब इन्होंने आपको 24 घंटे कमरे में बंद रखा था। क्या आप जानती हैं जिस दौरान आप कमरे में बंद थी तब ये क्या कर रहे थे? मुन्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के 1 दिन पहले आपने सीमेंट और टुकड़ियों का ऑर्डर दिया था। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? सर घर के बैकयार्ड में इसका जवाब मिल गया है। ये देखिए सर। ये पैच कैसा है? सर आपको कुछ गलतफहमी। ठीक है, तो फिर गलतफहमी दूर कर लेते हैं। मनीष, खुदवाओ उसे। तुम्हारी रस्सी तो जल गई, अब बाला हम उतारेंगे। एक मिनट। बोल। बताता हूँ सर, बताता। सर मैं मानता हूँ मैंने वहां मुन्नी की लाश गाड़ी, लेकिन मुन्नी का मर्डर श्रुति ने किया था, क्योंकि मुन्नी उस पर नजर रखती थी। अब खुद को बचाने के लिए श्रुति पे आरोप मढ़ रहे हो? सर मैं मानता हूँ मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उसका बाप हूं, उसके बचाने के लिए मैंने उसका यह क्राइम छुपाया। सर आप ही सोचिए, अगर मैं बुरा होता तो मुन्नी की मां को हर महीने 2000 रुपया क्यों भिजवाता? तुम्हारी बात हम तभी सच मानेंगे जब श्रुति खुद आकर यह बात कबूल करेगी कि उसी ने मुन्नी को मारा है। अगर उसे पकड़वाने में हमारी मदद कर सकते हो तो ये बताओ कि श्रुति है कहां? सर मुझे नहीं पता वो कहां है। अच्छा ये बताओ, तुम उसे कैद करके क्यों रखते थे? क्या किया था उसने? सर वो आवारा लड़की थी। किसके साथ आवारागर्दी करती थी? सर मुझे नहीं पता वो कौन था। सर डीएनए टेस्ट से कंफर्म है कि वो लाश मुन्नी की है, लेकिन सर बॉडी जिस हालत में मिली है उससे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन स्कल में 2 जगह क्रैक्स हैं और हाथ में भी फ्रैक्चर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या श्रुति का बाप सच बोल रहा है कि मुन्नी का मर्डर श्रुति ने ही किया है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साजिश मुन्नी के साथ हुई उसी तरह श्रुति, नियति और मुस्कान को मारकर कहीं दूसरी जगह गाड़ दिया गया हो और श्रुति को क्रिमिनल बताना इसकी एक नई चाल हो? सर आपने जो कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहा था वो मैंने चेक किए।
मेरा शक सही निकला। लेकर आओ उसे। तो श्रुति के भैया जी, तुझे क्या लगा था तुझे यहां नहीं बुलाया जाएगा? 23 मई 2011 की रात जब मुन्नी का मर्डर हुआ और श्रुति घर से भागी, उसी रात तूने 9 बजे अपने नोएडा के हॉस्टल से चेकआउट किया। तेरी फोन के लोकेशन के मुताबिक उस रात तू घर गया। अब तू खुद बता तूने वहां क्या कांड किया। ये ऐसे नहीं बताएगा। बोल सर गलती हो गई सर माफ कर दो सर, गलती हो गई। 23 मई की रात तूने अपनी बहन श्रुति और मुन्नी के साथ जो जो कुछ किया सब सच सच बता। बोल। तू भाई नहीं राक्षस है, जिसने अपनी बहन श्रुति को नहीं छोड़ा, मेड को कहां छोड़ा होगा? अब सीधी सीधी तरह से बता कि 23 मई की रात तूने क्या कांड किया। बोल। उस रात मैं बहुत नशे में था, चुपचाप अपने घर में घुसा। फिर उसके बाद मैं अपनी मेड के पास गया और उसके साथ वो मेरा बेटा है सर, मैं उसे नहीं बचाता तो और किसे बचाता? पहले तुमने बोला श्रुति को बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, क्यों? तो तुम ये भी जानते होंगे तुम्हारा बेटा संकेत अपनी बहन श्रुति को मोलेस्ट करता था। क्या? अच्छा ही किया श्रुति ने, तो तुम जैसे लीचड़ लोगों का घर छोड़कर भागी। लेकिन तुम लोगों की नफरत इतनी गहरी थी कि 5 साल बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बोलो, श्रुति, नियति और मुस्कान के साथ तुमने क्या किया है? सीधी तरह से बताओ, नहीं तो। सर मैं सच कहता हूं, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता वो लोग कहां हैं। संकेत और अमन 5 साल पहले हुई मुन्नी की हत्या के सारे राज खोल चुके थे, लेकिन श्रुति, मुस्कान और नियति जिस अपराध का शिकार हुए थे, इस राज का कोई भी सिरा ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही थी। और यह सवाल भी अभी तक वैसा ही बना हुआ था कि नियति का पिता कौन था। अगर इन बाप बेटे ने इन्हें किडनैप नहीं किया तो फिर श्रुति, नियति, मुस्कान के साथ हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं इस सवाल का जवाब नियति के बाप से जुड़ा हो? हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, नियति वर्धमान हॉस्पिटल में है, रास्ते में जख्मी हालत में मिली है। नियति बेटा, आप हमसे बात कर सकती हो? बेटा, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? आपकी मम्मा और मौसी कहाँ हैं? नियति बेटा, बेटा डरो मत, जो भी हुआ ना वो अंकल को सब सच सच बता दो। हाँ, मैं, मम्मी और मौसी हम लोग ऑटो से उतरे थे और वहाँ पर एक झूला था और हम लोग कुछ देर के लिए इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ समय के बाद एक अंकल वाइट कलर की गाड़ी में आए और हम लोग उनके साथ बैठ गए। फिर वो हमें कहीं लेके चले गए। कौन थे वो अंकल बेटा? मुझे नहीं पता, पर वो अंकल बहुत गंदे थे, बहुत गंदे। सर वो देखिए, वो लगा मेला। नियति ने भी यही कहा था, उसे किसी स्टोर में रखा गया था। हो सकता है गोडाउन हो। मनीष, पता करवाओ जरा। सर, मनीष, खोलो इसे। सर, मैंने अपने गड्ढे खुद खोदे। उस मुस्कान ने खुद अपने जाल में फंसाया मुझे। वो मेरे कोचिंग सेंटर में आती थी, वो मुझे अपना प्रेमी बनाना चाहती थी। ऐसा बहका मैं कि ओखली में सर दे बैठा।
प्रेग्नेंट क्या हुई, वो गले की हड्डी बन गई थी। डॉक्टर बोला अगर ऑपरेशन करवाया, एबॉर्शन करवाया तो मुस्कान मर जाएगी। साल भर झेला उसे, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो उसे अनाथाश्रम में रख दिया और मुस्कान से नाता तोड़ दिया मैंने। महीने भर पहले मेरी नीति लिखने के लिए मुझे ढूंढ निकाला। सर वो आए दिन मेरे आसपास मंडराती रहती थी। एक दिन मैंने उससे साफ साफ बात की। अब बता क्या चाहती है तू? तुमने तो बोला था बीवी बनाओगे मुझे। एक प्रेग्नेंट लड़की को झूठी आस दे रहा था। श्रुति को लेकर वो मेरे घर के बाहर आई और बोलने लगी कि नियति को मैंने अपना नाम नहीं दिया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। जैसे तैसे उसको शांत किया मैंने और अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, बच्ची है, बीवी है। उन लोगों के रहते हुए मैं इस बच्ची को अपना नाम नहीं दे सकता हूँ। अगर यही बोलना था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? 5 लाख लो और पीछा छोड़ो। ना ही मुझे किसी बच्ची को अपना नाम देना है और ना ही रखेल पालनी है। मुस्कान को रखेल कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसे वहीं बांध दिया, सोचा खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगी। लेकिन अपनी नियति से कोई नहीं भाग सकता। तुम अपनी बेटी नियति को अपना नाम तो नहीं दे पाए, उल्टा उसकी माएं छीन ली। हमारे देश का 90% वर्ग आज भी इस मानसिकता में जी रहा है जहां बेटियों के पैदा होते ही पुरुष उनकी नियति तय कर देते हैं, उनसे उनकी बात रखने की आजादी तक छीन ली जाती है। और यही वजह थी कि श्रुति अपने माता पिता से भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो अपने भाई के शोषण का शिकार हो रही थी। मुस्कान से भूल जरूर हुई, लेकिन उससे भी औरत होने का कर्ज वसूला गया और मुन्नी की आवाज तो उसकी सांसों के साथ ही दबा दी गई। नियति को जिंदगी नसीब हुई, लेकिन ये सवाल नहीं मरा कि महिलाओं को कब तक इस तरह के अपराधों का शिकार होना पड़ेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। अरे क्यों? रात में लड़ाई झगड़े पे आ जाओ। अरे कातिया, क्या हुआ? क्या हुआ? वो उधर वो बहुत सारे मसाल। हाँ, लगता है प्रबल भाऊ गांव में आ गए काका। गोविंद से बाबा, गोविंद से बाबा। दाखो तो तुला, दाखो तो तुला, दाखो तो तुला। गोविंद से बाबा। गोविंद से बाबा। मेरा बात सुनो बाबू, मेरा बात सुनो। चल मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो बाबू। गोविंद से बाबा। मावशी दरवाजा उघडा, मला मदत करा, त्यांना वाचवायचं। मावशी पुलिस के पास जाना है तेरे को? हाँ? पुलिस के पास जाना है तेरे को? ये कह रहे माझ्यावर चला, त्यांना वाचवायचं। चला ना बहू को झूठ बोलाएगा। बहू मेरा बात सुनो ना बहू। इस दिल दहला देने वाली घटना से 2 महीने पहले इस गांव में एक और अमानवीय अपराध हुआ था। एक युवक की हत्या करके उसके शव को पेड़ से टांग दिया गया था और 2 महीने बाद उसके पिता के हाथ पैर सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे का शव चील और बाजों की खुराक बनने की बजाय 5 तत्वों में विलीन हो जाए। ये गांव रिमोट एरिया में था। यहाँ से पुलिस स्टेशन भी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए ना तो पुलिस को इन घटनाओं की कोई जानकारी थी और ना ही गांव के लोगों में प्रभात मोर्चा के खिलाफ आवाज उठाने का साहस। आखिर कौन था प्रभात और क्यों बना था प्रभात मोर्चा जिसका आतंक सहने पर मासूम गांव वाले मजबूर थे?
पानी लेके आ। हाँ, हे भगवान, इतनी चोट। हाँ, कैसे लगी? हाँ, कहीं वो प्रभात मोर्चा ने? प्रभात मोर्चा सब तुम्हारे उस लाड प्यार और ममता के चक्कर में हो गया। 8 महीने से अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी और आप हो कि मुझे ही कोसते रहते हो। तो क्या करूं? हाँ? क्या नाम है तुम्हारे काका और काकी का? सचिन मनमाड़ी आणि इंदू मनमाड़ी और उनका बेटा माधव मनमाड़ी साहब। बेटा भी लापता है? हो साहब। लेकिन अभी तो बोला कि बेटा मुंबई में काम करता है। खरे साहब तुमचा, लेकिन सुना है कि माधव कल गाँव आया था। सुना है मतलब? सर हुआ यूँ कि हम दोनों काका से मिलने घर गए थे, तब वहां जाके देखा तो प्रभात मोर्चा लिखा है दीवार पे और काका काकी दोनों अंदर नहीं थे साहब। मतलब ये प्रभात कोई गांव का गुंडा है जिसने तुम्हारे काका और काकी को? लेकिन साहब उसके जात वाले उसको गुंडा नहीं समझते, मसीहा समझते हैं। जब से गोविंद ने। गोविंद, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब मैं आपको प्रभात मोर्चा के बारे में सब बता देता हूँ साहब, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि साहब मेरे काका काकी और माधव इनके लापता होने के पीछे भी ये प्रभात मोर्चा है साहब। ये प्रभात मोर्चा जो है 8 महीने पहले बना, जब गोविंद और प्रभात की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वो कैसे? गोविंद हमारी जात वाला है और प्रभात दूसरी जात वाला, लेकिन दोनों पढ़ते एक ही कॉलेज में थे। कैसा है? बैठ जा। और गोविंद और प्रभात पक्के दोस्त थे साहब, लेकिन दुश्मनी की वजह बनी कविता। कविता? ये कविता कौन है? भानु देशपांडे की बेटी साहब, प्रभात की जाती वाली थी, लेकिन गोविंद से प्यार करती थी। लेकिन साहब पूरा गांव गोविंद और कविता के रिश्ते के खिलाफ था और प्रभात भी जात पात को लेकर बड़े कट्टर विचार वाला था। और जिस दिन गोविंद कविता को भगा के शादी करने वाला था, उस दिन प्रभात ने ना सिर्फ गोविंद की दोस्ती का, गोविंद का भी अगर भाग गया तो फिर से वापस आया साहब, अपने खौफ का साया छोड़ने के लिए। धीरे धीरे प्रभात का प्रभात मोर्चा बना। और साहब ये प्रभात मोर्चा वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे जात वालों से गोविंद की जरूरत का बदला लेते हैं साहब। और सर जब भी कोई ऐसा कांड हमारे लोगों के साथ होता है, तब ये प्रभात मोर्चा वाले लोग पीड़ित के घर के बाहर प्रभात मोर्चा ऐसा लिखते हैं, जैसे कि काका काकी के घर के बाहर भी लिखा है साहब। तेरे काका के आस पड़ोस वालों ने कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ क्या हुआ? साहब किसी ने कुछ देखा भी होगा ना, तो भी प्रभात मोर्चा के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं साहब। सुना है कि कल रात माधव बस अड्डे पे उतरा तो सूरज पाटिल और उसके आदमी ने बहुत पीटा उसको। ये सूरज कौन? जमींदार दिगांत पाटिल का इकलौता बेटा है साहब। दरअसल मेरे काका उन्हीं के यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं। दिगांत पाटिल और सूरज पाटिल का प्रभात मोर्चे से क्या कनेक्शन? साहब प्रभात उन्हीं की जात वाला है ना, और जब से प्रभात मोर्चा बना है तब से दिगांत और सूरज पाटिल ही क्या, उनकी हर एक जात वाला हमारे जात वालों को आग दिखाता है साहब। हट जाए। आसपास में पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। सर। सर आस पड़ोस में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। साहू, सचिन दिगंत पाटिल के यहाँ काम करता था। सचिन के बेटे की सूरज के साथ मारपीट की बात भी सामने आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन की किसी गलती की वजह से या किसी और वजह से दिगंत पाटिल ने प्रभात मोर्चा के नाम से उसके मुलाजिम के परिवार को सबक सिखाया हो? चलो। दिगंत पाटिल तुम इसका? तो बोला। और ये आपका बेटा सूरज? जी। काय काम काढलं? नहीं, आज ये सरकारी मुलाजिम हमारे घर में। आपका मुलाजिम सचिन अपने बीवी बच्चों समेत गायब है, पता होगा ना आपको? तो मैं भी हैरान हूँ, ये 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा था ना,
हाँ। अपने बेटे से पूछा आपने? सुना सूरज ने सचिन के बेटे की कल बहुत पिटाई की। उसको गांव में आना मना है। तो क्या है, वो तो पंचायत का फैसला है ना। पंचायत भी तो आप ही लोग चलाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि इस गांव पे वर्चस्व प्रभात मोर्चा का है। हाँ, प्रभात और प्रभात मोर्चा इस गांव की ढाल है, रक्षक है हमारे। किससे रक्षा करते हैं? उन गरीब बेसहारों से जो 2 वक्त की रोटी के लिए आप जैसों के मोहताज है। इंस्पेक्टर, ये आधी अधूरी जानकारी लेके आप पूरी बात बताइए ना, मैं पूरी बात सुनूंगा। हाँ तो सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। प्रभात और प्रभात मोर्चा अगर नहीं होते तो ये गोविंद जैसे न जाने कितने हमारे बहू बेटियों का जीना मुश्किल करते थे। हाँ, क्यों दिखड़े? बहू है इस घर की, देखो शर्म और लाज से कैसे ढकी हुई है। क्यों? खानदानी है। अगर दूसरे किसी भी जात का कोई भी इसको बुरी नजर से देखेगा तो उसको सबक सिखाना कर्तव्य है हमारा। क्या है? कर्तव्य है कि नहीं? और जिस माधव की पैरवी करने आप आए हो ना, उसी ने गोविंद को बढ़ावा दिया कि हमारी जात वाली लड़की को भगा के ले जाए। तो जहां से आया ना वही भेज दिया उसको। कहाँ भेज दिया? अरे दाव देना, नरक में गया होगा, वही जगह उसके लिए ठीक है। ये गांव तो नरक बनने से बच गया ना। तो आप और आपके प्रभात मोर्चा का मिशन गांव को स्वर्ग बनाना है। जरा बताएंगे आपके इस प्रभात मोर्चे का करतारता कहाँ मिलेगा? वो मसीहा है हमारा, मसीहा। उसका पता तो फरिश्ता भी नहीं बता सकता। आपके इस मसीहा की पड़ताल में अब हम लग गए। देखिएगा कहीं आप भी लपेटे में ना आ जाएं। सचिन, माधव और इंदू की गुमशुदगी की वजह जानने के लिए हमें प्रभात और प्रभात मोर्चे को जानना होगा। पता करो ये गोविंद कहाँ रहता था और ये प्रभात मोर्चे से जुड़े हुए लोग कौन कौन है, और ये प्रभात कहाँ रहता था। मासूम गांव वालों के लिए प्रभात किसी भूत से कम नहीं था, जो गांव में अपने मोर्चे के साथ आकर तबाही और अत्याचार का मंजर खड़ा करता था। लेकिन गांव में कोई भी ये पता होने का दावा नहीं करता था कि प्रभात अब कहां रह रहा था, और ना ही ये बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि उसने वाकई में अपने दोस्त गोविंद की हत्या की थी। और उस हत्या के बाद कविता अब कहां थी, इसका भी कोई पुख्ता स्पष्टीकरण नहीं था। और ये सवाल भी बना हुआ था कि प्रभात का साथ देने वाले प्रभात मोर्चा के लोग कौन कौन थे। क्या इन किस्सों में कुछ सच्चाई थी, या फिर प्रभात और उससे जुड़ी सारी घटनाएं सिर्फ एक अफवाह थी। आप हमें कुछ मत पूछे सर, मी तुमच्या पाया पडते। हे बघा काकी, घाबरू नका। साहब, यहाँ के लोग भगवान से भी नहीं डरते। अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेरे बेटे की तरह मेरे पति को लाश बनाकर पेट पेट लटका देंगे साहब। आपके पति है कहाँ? मैं तुमसे पाया पड़ते साहब, आप कुछ मत पूछिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब, कहीं विचार न कहा। हाँ साहब। ओ इंस्पेक्टर साहब, ये लाश जहां थी ना वहीं पे रहने दीजिए। प्रभात मोर्चा को अगर पता चल गया ना तो एक गोविंद के जात वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल तो तेरे प्रभात और उसके मोर्चे के आतंकियों का हम करेंगे। 8 महीने से ये बॉडी यहाँ लटक रही थी, किसी ने पुलिस को सूचित नहीं किया। प्रभात भाव के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पे। अब अगर किसी ने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया ना तो बचेगा नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और कोई रास्ते में आए तो उसको अरेस्ट करो। सर चला रे। आप लोग हिम्मत रखिए। हमें हिम्मत हार दो साहब, हमें हिम्मत हार दो। हमारी हिम्मत उसी दिन जवाब दे गई जिस दिन हमारी बेटी की लाश पेड़ पर टांग दी गई। इन्होंने 6 महीने पहले आपके यहाँ आकर बताने की कोशिश की थी सर। देखिए इनके हाथ पैर काट दिए गए सर, हाथ पैर काट दिए। देखिए हमें सब कुछ खुल के बताइए, डरिए मत। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपकी वजह से हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिली। बस और कुछ मत पूछिए सर, नहीं तो कजरी के हाथ पाँव में। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं सर, तुमसे हाथ जोड़ते सर, इसके आगे कुछ मत पूछिए सर, इसके आगे कुछ मत पूछिए सर, हमें कुछ मत कहने का विचार हमारा। पिछले 8 महीनों से प्रभात मोर्चा के लोगों ने इस गांव में आतंक फैला है। सुनने में आया है कि इस गिरोह के लोग रात को अपने मुंह पे सफेद कपड़ा और चश्मा लगा के अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन गोविंद की हत्या के अलावा और किसी की हत्या की बात सामने नहीं आई, ना ही इंदू, माधव और सचिन की तरह कोई गुमशुदा हुआ है।
जिन भी घटनाओं के बारे में पता चला है वो गुंडागर्दी या धमकी से रिलेटेड है। लेकिन साहब मुझे लगता है कि सचिन, इंदू और माधव गुमशुदा नहीं है, बल्कि उनकी भी हत्या हुई है। और ये प्रभात जिस बिल में छुप के बैठा है ना, उसकी खबर सूरज पाटिल और दिगान पाटिल को जरूर है। इनके कॉल रिकॉर्ड से करवाओ और पिछले 8 महीनों की इनकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। हो सर। हाँ लोखंडे बोला। ठीक है, मला SMS कर। फिर इस प्रभात के माँ बाप के बारे में पता चला है गोविंद की मौत के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गए थे। जी साहब, हम सच कह रहे हैं। गोविंद की हत्या के बाद तो हमने प्रभात को देखा भी नहीं और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों? उसके कारण तो हमारा सिर शर्म से झुक गया। हमने प्रभात को यह शिक्षा दी थी कि जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं देखना, पर उसके किस्से सुन सुन के तो हम अपने आप को कोसने लगे। हमने ये भी सुना कि गोविंद को मारने के बाद प्रभात कविता को लेकर। हमने प्रभात को ही नहीं देखा तो कविता के बारे में क्या बताएंगे आपको? मुझे लगता है ये लोग ढोंग कर रहे हैं। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को देख के हो सकता है प्रभात ने इन्हें अलर्ट कर दिया हो और ये प्रभात की पढ़ाई पट्टी बोल रहा हूँ। इनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो और नजर रखो, प्रभात और कविता इनके टच में हो सकते हैं। तो चांसेस तो ये भी है कि कविता के पेरेंट्स भी प्रभात या कविता के टच में हो। बात करनी पड़ेगी उनसे। प्रभातला बघितलंय का? हाँ बघितलंय ना। आखिरी बार कब देखा? काफी टाइम हुआ देखे, लेकिन एक बात तो सच है साहब, इस कविता ने हमें शर्मिंदा कर दिया था। किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ भाग रही थी वो, लेकिन इस प्रभात ने हमारी लाज रख ली है। अपने साथ वो उसे लेके भागा है। लगता है प्रभात को प्रभात भाऊ बनाने में आप ही का हाथ है, क्योंकि वो आपकी बेटी से इश्क कर बैठा। हाँ, अब प्रभात हमारा हीरो है, लेकिन हमने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया साहब। तो किसने दिया? दिगन पाटिल और उसके बेटे ने? नहीं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा? पता आपको सब है, लेकिन आपकी और आपकी जात वालों की बुद्धि पर भेदभाव का ही नहीं, षड्यंत्र का कोहरा रचा हुआ है। और जब ये कोहरा छटेगा ना, तो प्रभात के पीछे खड़े हुए सारे चेहरे साफ हो जाएंगे। प्रभात की जात वाले उसको अपनी ढाल समझते हैं, लेकिन वो खुद भी उसकी ढाल बने हुए हैं। अब ये प्रभात मोर्चा चलाने के लिए उसने लोग बाहर से तो इंपोर्ट किए नहीं होंगे। इसी गांव के लोग हैं जो मुंह पे गमछा और चश्मा लगा के दूसरी जाति वालों को डराते हैं। सर, मैं प्रभात के कॉलेज के दोस्तों का पता कर रहा था, तभी एक बात मेरे सामने आई कि गोविंद के साथ कोई माधव भी था जो इसी गांव का है और प्रभात के साथ पढ़ता था, लेकिन पिछले 8 महीने से उसने पढ़ाई छोड़ दी और अभी मुंबई में नौकरी करता है। पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी? सर, वजह का तो पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आ गई है कि उसकी आखिरी कॉल गांव की जयश्री गोडसे को की गई थी। माधव उसको अक्सर कॉल करता था सर। कौन है ये जयश्री गोडसे? सचिन और इंदू के पड़ोस में रहती है सर। जी साहब। जयश्री गोडसे यहीं रहती है? जी, वो मेरी पत्नी है। लेकिन आप यहाँ साहब? हमें उससे बातचीत करनी है। साहब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम उसे कोई तकलीफ नहीं देंगे, उससे कुछ पूछताछ करनी है। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें बस ये जानना था कि सचिन और उसके परिवार के गायब होने से पहले माधव ने आपको फोन किया था। क्या बात हुई थी आपकी उससे? साहिब, इंदू मौसी ने माधव को मेरा नंबर दे रखा था। कभी कभी उनका फोन नहीं लगता ना, तो माधव मुझे फोन करके मैसेज भिजवाता था। उस रात क्या मैसेज दिया था उसने? वो साहिब, उसने बोला कि आई को बोलना कि मेरे को फोन करे। तो ये मैसेज आपने उनको दिया? हाँ साहिब। मतलब तब तक प्रभात मोर्चा ने अटैक नहीं किया था? अच्छा ये बताइए, आप तो दूसरी जात वाली है ना, तो इस तरह रोज रोज उनके घर जाके मैसेज देने में आपको खराब नहीं लगा? साहिब, ऊपर वाले ने केवल 2 ही जात बनाई है, औरत और मर्द। मतलब आप जात पात में नहीं मानती? साहब, जात पात तो हमने नहीं, हमारे पूर्वजों की दी हुई परंपरा है। और साहब, हमें नहीं पता है कि उस रात सचिन और उसके घर वालों के साथ क्या हुआ। वैसे आपको इतनी चोट कैसे आई? साहब, वो मैं गिर गई थी। दवा क्यों नहीं लगाया? चलो आप, मैं लगा देता हूँ। सर, गोविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
सर पे गहरी चोट का निशान है, हाथ और पांव भी काटे गए हैं, शायद किसी कुल्हाड़ी से। इसका मतलब गोविंद के पिता तीर्थ के हाथ और पैर भी 6 महीने पहले किसी कुल्हाड़ी से काटे गए। सर वो तीर्थ ही है जिसने इन प्रभात मोर्चा वालों को करीब से देखा है। अगर वो बयान देने के लिए मान जाए तो शायद हम उन तक पहुंच सकते हैं। मैं गोविंद के परिवार से बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम ये पता लगाओ गांव में किस किस के पास सफेद गमछा, चश्मा और कुल्हाड़ी है। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जिसके पास है उससे हमें प्रभात मोर्चा के बारे में कोई ना कोई क्लू डेफिनेटली मिलेगा। हो सर। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद आखिरकार गोविंद की लाश को उसकी हत्या के 8 महीने बाद चिता नसीब हुई। पुलिस एक तरफ प्रभात मोर्चा से जुड़े लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गोविंद के पिता से भी बयान लेने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप किस मुसीबत और दर्द से गुजरे हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए वो कौन लोग थे जिन्होंने सफेद गमछा और चश्मा लगा के आपके हाथ पैर। साहब, आपने हमारे बेटे को चिता दिलाकर बहुत एहसान किए। अब हम आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हमारा सहारा नहीं रहा, लेकिन हम मरते दम तक एक दूसरे का सहारा बने रहना चाहते। आपसे कुछ बोला तो क्या पता एक दूसरे का मुंह भी देखने को तरस जाए। प्रभात भाव के रहते हुए हमारी जाति परंपरा से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभात भाव हमारे मसीहा ही नहीं बल्कि। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ होती है प्रभात मोर्चा की भर्ती, और ये भर्ती तुम करते हो? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या मुफ्त में प्रवचन दे रहे थे? अरे साहब, ये हमारे गांव की चौपाल है, हम लोग तो यहाँ रोज ही आते हैं, और भाव ने यहाँ पर अपनी फोटो लगा दी तो हम उसको हटा थोड़े ना सकते हैं। प्रभात आता है यहाँ पे? हाँ साहब, कभी कभी। तुमने देखा है उसे? हाँ साहब, देखा है, लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहाँ? साहब, गांव की सड़क के पास देखा है। नमस्कार भाव। आखिरी बार कब देखा था? साहब, काफी दिन हो गए, और मैंने अकेले ही थोड़ी ना देखा है, पूरे गांव वालों ने देखा है साहब। तुम में से किस किसने देखा है उसे? अरे साहब, एक थोड़ी ना है, आप सबसे पूछ लो। प्रभात भाव हमारे लिए हीरो हैं, हम सभी के लिए मसीहा है। एक क्रिमिनल तुम लोगों के लिए हीरो है? मेरे लिए ही नहीं, सब बोलते हैं, क्योंकि भाव से सब डरते हैं साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है साहब। एक हट्टा कट्टा दूसरी जात वाला पहलवान आदमी हमारी जात वाले को पीट रहा था। मेरे सामने उल्टा बोल और भाव ने उसको ऐसा तोड़ा कि मैं देखता रह गया साहब। उसी दिन मैं समझ गया कि प्रभात भाव हमारी जाति वालों के लिए एक दिन मिसाल बनेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाव जो है मर्डर भी कर देंगे। सर, और 2 कुल्हाड़ी मिला है। चलो। सर, गांव में कुल 15 घर हैं जहां पे ये गमछा, चश्मा और कुल्हाड़ी का कॉम्बिनेशन मिला है, जिनमें से दिगांत, सूरज, सचिन और कविता के पिता का घर भी शामिल है। दिगंत और सूरज पाटिल तो हमारे सस्पेक्ट्स हैं ही। कविता के बाप का भी गोविंद को मारने का मोटिव हो सकता है। अब बस देखना यह है कि सबूत किसके खिलाफ मिलता है। सर, एक और आदमी है जिसके पास तीनों का कॉम्बिनेशन मिला है, और वो प्रभात मोर्चा से भी जुड़ा हो सकता है। कौन? अरविंद गोडसे। सभी 15 कुल्हाड़ियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। हो सर। सफेद कपड़े और काले चश्मे के बाद अब कुल्हाड़ी के जरिए प्रभात और प्रभात मोर्चा से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फोरेंसिक जांच ने इस केस को दिशा देने की बजाय कई और पेचीदा सवालों में उलझा दिया। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट में दिगंत, सूरज और कविता के पिता के घर से मिले कुल्हाड़ी पे नहीं, बल्कि सचिन के घर पे मिले कुल्हाड़ी के पीछे वाले हिस्से पे ब्लड के ट्रेसेस मिले, जो गोविंद के खून के साथ मैच करते हैं। साहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन ने प्रभात के साथ मिलकर गोविंद का खून किया हो? पॉसिबल है, क्योंकि सचिन पहले प्रभात के घर पे साफ सफाई का काम करता था। प्रभात ने शायद उससे पैसे देकर मर्डर करवाया, और सचिन और उसकी फैमिली का गायब होना इस डील का हिस्सा हो। इसलिए जब हम सचिन के घर पे गए। लेकिन गोविंद की हत्या के 8 महीने बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि सचिन ने? सर, हाईवे के पास खेत में बॉडी के कुछ कटे हुए हिस्से मिले।
सर, बॉडी काफ़ी सड़ चुकी है। बदन के हर हिस्से को अलग अलग करके फेंका गया, पर सर के हिस्से को देख के लगता है कि ये बॉडी सचिन और इंदु की है और ये खेत प्रभात का है। बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो सर। सर, सचिन और इंदु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या गला घोट के की गई है। गला घोट के? लेकिन प्रभात मोर्चा वालों के हाथ में तो हमेशा कुल्हाड़ी रहती है, फिर हत्या गला घोट के क्यों की गई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन की हत्या उसी के जात वालों ने की हो, पर घर के बाहर लिख दिया प्रभात मोर्चा। सब कोई हमारी जाति वाला काका काकी को क्यों मारेगा? क्योंकि सचिन ने भी तो तुम्हारी जात वाले गोविंद को मारा था। क्या? सचिन की कुल्हाड़ी में ब्लड ट्रेसेस मिले जो गोविंद के खून से मैच होते हैं। हमें विश्वास नहीं होता इस बात पे। तुम्हारी जाति वाला कोई ऐसा है जो सचिन का एराज जान गया हो और जिसके चलते उसका सचिन से झगड़ा हुआ हो? माफ करें साहब, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हमारी जात वाला काका को मारेगा। अगर समझो काका को मार भी दिया तो काकी को क्यों मारेगा? सचिन और इंदु की हत्या के तार अभी तक प्रभात मोर्चा से जोड़कर देखे तो जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रभात और प्रभात मोर्चा से जुड़े तार नहीं जोड़ पाई थी। माधव की लाश ना मिलने पर पुलिस इन हत्याओं में किसी दूसरे एंगल की संभावना को भी खंगालना चाहती थी और माधव से जुड़े खुलासों ने इन संभावनाओं में भी संदेह की कई तस्वीरें खड़ी कर दी। सर, माधव के मुंबई वापस पहुंचने के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल नेटवर्किंग साइट के मैसेजेस को पढ़ने से पता चला है उसके और जयश्री गोडसे के बीच में एफआईआर चल रहा था। दोनों के मैसेजेस और मेल्स पढ़ के ऐसे लगता है कि गोविंद के मर्डर के पहले माधव खुद मुंबई नहीं गया, बल्कि उसे गांव से निकाला गया। और सचिन भी माधव और जयश्री के एफआईआर के खिलाफ था। मतलब बाप और बेटे के बीच जयश्री भी तकरार की एक वजह थी और माधव के गांव आने का पर्पस जयश्री को भगा ले जाना था। वो साहब, मैं माधव के साथ भागना चाहती थी क्योंकि मैं माधव से प्यार करती थी। लेकिन तुम तो शादीशुदा हो। अरविंद ने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया। वो बात भी करता था तो मार के करता था। कितनी बार बोला है? कितनी बार बोला है? उसके अत्याचारों से मैं तंग आ गई थी साहब, लेकिन माधव ने मुझे सांत्वना ही नहीं बल्कि अरविंद को छोड़ने का साहस भी दिया। 9 महीने पहले अरविंद को मेरे और माधव के बारे में पता चल गया और उसने सूरज के साथ मिलकर माधव को बहुत पीटा और ये शर्त रखी कि माधव ये गांव छोड़कर चला जाए। सचिन काका ने माधव को मुंबई भेज दिया, लेकिन मैं और माधव मैसेज और फोन पे बात करते रहे और फिर उस रात जब माधव मुझे लेने वापस गांव लौटा तो हमें फिर से अलग कर दिया गया। मतलब उस रात अरविंद के कहने पर सूरज ने माधव की पिटाई? साहब, अगर मेरी बीवी को कोई भगाने की कोशिश करेगा तो उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तो तू उसे जान से मार देगा? साहब, मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तूने सिर्फ उसी को नहीं, सूरज के साथ मिलके उसके आई बाबा को भी मारा है। साहब, मैं मानता हूँ कि माधव के साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तुझे कैसे पता चला कि माधव गाँव वापस लौट रहा है? साहब, वो सचिन दिगान काका के यहाँ बोलने आया था कि उसने माधव को गाँव वापस बुलाया क्योंकि वो लोग कुछ दिन के लिए उसके साथ मुंबई जा रहे हैं। मैंने सचिन को अच्छी तरीके से बोला था कि गाँव वापस नहीं आएगा माधव, और जब मैं बस स्टॉप पे माधव को सीधा करने के लिए गया तो पता चला वो जयश्री को भगाने के लिए आया है। तो उस रात माधव के साथ उसके आई बाबा को भी अरविंद ने मार दिया? नहीं साहब, उस रात तो अरविंद मुझे यहाँ घर लेकर आया था और अगली सुबह तक साहब वो मेरे साथ जातियां करता रहा। उस रात अरविंद कैसे उनको मार सकता है? तूने नहीं तो सूरज ने उनको खत्म किया होगा। सूरज ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब मैं जयश्री को लेकर घर पे पहुंचा तब उसका फोन आया। उसने मुझे फोन पे बताया कि उसने माधव को बहुत पीटा है और वापसी की बस पे चढ़ा दिया है, और फिर सूरज वहां से अपनी आइटम के पास चला गया। ये सूरज शादीशुदा होने के बावजूद बाहर चक्कर चला रहा है। साहब, वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। क्या? हाँ शायद। ओ इंस्पेक्टर, अंदर कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब? बाबा बखाना। अरे घबराओ मत कविता, सब सच बताओ, क्या हुआ था? साहब, उस दिन प्लान के हिसाब से मैं रोड के किनारे गोविंद का इंतजार कर रही थी। क्या हेलो, कहाँ है तू? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा। गोविंद, हेलो। ऐसा लगा जैसे गोविंद को किसी ने मारा।
और पीछे से प्रभात की आवाज आई। इससे पहले मैं गोविंद को दोबारा फोन करती, सूरज ने पहले बोला कि वो मेरे आई बाबा को लाएगा, फिर बाद में बोला कि प्रभात गोविंद को मार के भाग गया। तो तुमने मान लिया कि प्रभात ने गोविंद? नहीं साहब, प्रभात गोविंद को नहीं मार सकता। प्रभात ये जात पात में विश्वास नहीं रखता था, यहाँ तक कि हमारे भागने का इंतजाम भी प्रभात ने किया था। गोविंद को किसी और ने मारा साहब। प्रभात तो खुद उसे बचाना चाहता था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी फोन पे। हेलो गोविंद, हेलो तुम्हें क्या लगता है ये सब सूरज के इशारे पे हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभात गोविंद को नहीं मार सकता। कविता, तुम पिछले 8-9 महीनों से वहां रह रही हो। दिगंत या सूरज पाटिल के बारे में कोई भी ऐसी बात जानती हो जो हमें गोविंद के मर्डर या प्रभात मोर्चा की असलियत तक जाने में मदद करे? साहब, एक बात अजीब सी है, मैंने सूरज को कई बार एक सफेद गमछे और काले चश्मे में घर में आते जाते देखा था। एक मिनट ठाकुर सिंह, अंदर जाके देखो। नहीं, एक मिनट नहीं, ये वहां से लेके आओ। आप हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हो? प्रभात मोर्चा के करता धरता आ गए अपनी असली जगह पे। हम कोई प्रभात मोर्चा की करता धरता नहीं है। प्रभात मोर्चा प्रभात का है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे क्या लगता है रे? तेरे ऐसा बोलने से हम मान लेंगे कि प्रभात जिंदा है? प्रभात जिंदा ही नहीं, अमर है और हमेशा रहेगा। उसी ने गोविंद को मारा है। कविता अपना बयान दे चुकी है कि तूने उसका अपहरण किया। अब छोटे साहब और बड़े साहब सब यही रहेंगे। कविता की तलाश और उसके साथ हुए अपराध के खुलासों ने इस केस को एक घुमावदार मोड़ दिया, लेकिन यह संदेह अब भी बना हुआ था कि क्या प्रभात मोर्चा का सिर्फ चेहरा था या प्रभात मोर्चा का कर्ता धर्ता भी। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अब प्रभात की असली शख्सियत को समझना चाहती थी। सर, प्रभात के पिता के बाद से अब भी ऐसा लगता है कि उन्हें प्रभात के बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी ओर गोविंद के माँ बाप सूरज और दिगंत का नाम सुनते ही कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। लेकिन साहब, वो बोले या ना बोले, प्रभात मोर्चा दिगंत और सूरज पाटिल ही चला रहे। लेकिन सर, सूरज और दिगंत ने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने प्रभात को देखा है। ये दावा तो अरविंद का है। साहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि अफवाह उड़ाने वाला और प्रभात मोर्चा चलाने वाला अरविंद है? प्रभात से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए अरविंद इस केस की एक अहम कड़ी था, क्योंकि जो राज अरविंद जानता था वो राज इस केस से जुड़ा दूसरा कोई शख्स नहीं जानता था। लेकिन वो राज थे क्या, ये जानने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी थी। बताता। मारना तो मैं माधव को चाहता था, लेकिन दिगांत काका के आगे मेरी एक भी नहीं चली। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने मुझे 2 टूक सुना दी। अरे पागल हो गया क्या? माधव को मारेगा तू? तेरी बदनामी होगी। तेरी बीवी के साथ चक्कर है उसका, सब लोग तेरे पे शक करेंगे। चल ले गाड़ी काट। मैं अंदर ही अंदर गुस्से में कुड़ रहा था कि मैं माधव का कुछ नहीं कर पाया। तभी मुझे पता चला गोविंद और कविता का भी लफड़ा चालू है और वो लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। मुझे लगा अगर ऐसा हुआ तो जयश्री और माधव के भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। तभी मैंने ठान लिया कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सचिन प्रभात को जानता था, तब मैं उससे मिला। देख, गोविंद और कविता अगर भागे तो जो तेरा तड़ीपार बेटा है ना, उस पे भी गाज गिरेगी। लेकिन अरविंद, मैं क्या करूं? मेरे को सारी की सारी खबर दे, प्रभात कविता और गोविंद को कब भगाने वाला है, समझा ना? और जब प्रभात गोविंद को कविता से मिलाने जा रहा था, तब मैं उन दोनों से मिला। तो क्या भाव, अपनी जात का होकर इसको अपनी जात वाले के साथ भगवाना चाह रहे हो? मैं किसी को बता ना दूं, इसलिए प्रभात मुझे समझाने के लिए साइड में लेकर गया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। अपुन है मोटी बुद्धि का, अपुन कुछ समझने वाला नहीं है। अपुन के रहते ऐसा नहीं होगा। हेलो, क्या हेलो? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा, कहाँ है तू? सीधे से बात कर। कैसे बात कर? मेरे को हाथ मत प्रभात की लाश को मैंने जमीन में दफना दिया
क्योंकि वो हमारी जात वाला था। लोगों को अगर उसकी लाश मिलती तो मुझ पे शक हो जाता, लेकिन अगले दिन सुनने को मिला प्रभात गोविंद को मारकर कविता को भगा कर ले गया। सच्चाई क्या थी ये मैं जानता था। मैंने उसका फायदा उठाया। लोगों की नज़रों में प्रभात को जिंदा रखने के लिए प्रभात को देखे जाने की झूठी खबर फैलाई और प्रभात मोर्चा का निर्माण किया ताकि इसकी आड़ में माधव की जात वालों से बदला ले सकूं। और आखिरकार तूने माधव से बदला ले ही लिया, उसके आई बाबा को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने सिर्फ गोविंद और प्रभात को मारा। माधव और उसके आई बाबा को किसने मारा मैं नहीं जानता हूँ। मैं खुद हैरान था कि सचिन के घर पे प्रभात मोर्चा किसने लिखा। सर, ना तो हमें माधव की बॉडी मिली है, ना ही जयश्री के कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर जो हमें माधव का कोई भी क्लू दे। हम जयश्री के फोन को टैप कर रहे हैं, माधव उसके कांटेक्ट में नहीं है। और सूरज ही वो इंसान है जिसने आखिरी बार माधव को देखा था और उसने हमसे कहा कि उसने माधव को पीट के बस में चढ़ा दिया था। कौन सी बस में चढ़ाया था माधव को? वो बुल्ढाना की साहब। इसे पहचानते हो? ये तो वही है जिसने मुझसे छुट्टा मांगा था। मैंने बोला मेरे पास छुट्टा नहीं है तो मुझसे झगड़ने लगा साहब। इसके साथ 2 लड़के और थे, अगले स्टॉप पे उतर गए। ये दोनों थे? नहीं साहब, ये दोनों नहीं थे। ये दोनों? नहीं, ये भी नहीं थे। फिर कौन हो सकते हैं वो दोनों? बता दो। तुम्हारा घुसना नहीं इस गांव में। सचिन काका बड़ा ही शान आदमी था साहब। हमारे दादा की पूरी जमीन अकेला हड़पना चाहता था साहब, जिसमें हमारे स्वर्गीय पिताजी का भी हिस्सा था। वो लोग जमीन बेच के अपनी बीवी बच्चे के साथ मुंबई भाग जाने वाले थे साहब, ये हमें पता चल गया। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ हम बस स्टॉप पे गए थे उस दिन, और जैसे एक बस चालू हो गई हम चढ़ गए उसमें। साहब, हम माधव को बोले कि उसे डिस्पेंसरी ले जा रहे हैं और खेत में ले जाके सामने मार दिया साहब। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं साले? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? ए किशोर, पागल हो गया क्या? कुत्ते को मार रहा है। पागल तो तू बना रहा है बुड्ढे। हमारी हिस्से की जमीन बेचेगा तू? हाँ, तेरे बेटे को तो हमने मार दिया, अब तुम दोनों को मार के सारी जमीन हमारी। दिलीप पकड़ इनको, पकड़ साले। अब क्या करना है? देख, यहाँ सामने प्रभात की खेती है। हाँ, ये सब टुकड़े लेके वहां जाके फेंकते। गाँव वालों को लगेगा कि प्रभात नहीं मारा इनको। चल फेंक देते। चल। काका काकी की लाश को प्रभात की खेती में फेंकने के बाद हम फिर घर आए साहब, और वहां दीवार पे प्रभात मोर्चा लिख दिया ताकि शक हम पे ना जाए साहब। दिलीप और किशोर भी प्रभात मोर्चे का नाम इस्तेमाल करके अपने अपराध से बचना चाहते थे, लेकिन उनकी होशियारी खुद उन पर ही भारी पड़ गई। प्रभात का नाम इस्तेमाल करके जिन अपराधों को आधार दिया गया था, वो सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा समाज आज भी जात पात और न जाने कितने तरह के भेदभावों में बटा हुआ है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से की जानी चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना अनैतिक ही नहीं, अमानवीय भी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।